रक्षा और शौर्य की बात होगी, क्योंकि भारत ने सेना की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के मकसद से 54,000 करोड़ की सैन्य खरीद को हरी झंडी दे दी है। इसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, T-90 टैंकों के नए इंजन, नौसेना के वरुणास्त्र टॉर्पीडो शामिल है। इतना ही नहीं, 7,000 करोड़ की अटैक्स गन डील को भी मंजूरी मिली है, जो लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल की सीमाओं पर जंग की सूरत बदल सकती है। इन सब के बीच में अपनी सैन्य तैयारियों को परखने के लिए इस वक्त 2 जरूरी युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। एक सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाएं करती हैं, जबकि दूसरा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में चल रहा है। दोनों ही युद्धाभ्यास मौजूदा चुनौतियों से निपटने, तालमेल को बेहतर करने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के मकसद से काफी अहम माने जा रहे हैं। भारतीय सेना के रक्षा कवच को और मजबूती, सरहद पर बढ़ेगी सेना की ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। जाहिर है, तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर है। अब 1350 हॉर्स पावर वाले इंजन से लैस होगा T-90 टैंक। नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो, वायुसेना को मिलेगा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम। तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिहाज से DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 54,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। मकसद तीनों सेनाओं की मारक क्षमता में इजाफा करना है, ताकि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। इस डिफेंस डील के तहत भारतीय सेना के T-90 टैंकों के लिए 1350 HP इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे इन टैंकों की युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी, खासकर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में। वहीं भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो की खरीद को मंजूरी दी गई है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी है। वरुणास्त्र 8 600 मीटर गहराई में सटीक मार करता है। इससे दुश्मनों की पनडुब्बी से होने वाले खतरे के खिलाफ नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है। अवाक सिस्टम हर दूसरे हथियार सिस्टम की लड़ाकू क्षमता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इन रक्षा उपकरणों की जरूरत सेना में लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसकी खरीद को अब हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदुस्तान के तोप बेड़े में अब तक आपने एक से एक तोप देखी और सुनी होगी, लेकिन अब जिस तोप को भारतीय जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं, ये उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। इसकी खूबियां ऐसी हैं कि दुश्मन को दहला दे। CCS की बैठक ने 7,000 करोड़ की अटैक्स गन डील को मंजूरी दी है। ये तोप बढ़ाएगी भारतीय सेना की ताकत। इस गरज से थर्राएगा दुश्मन का दिल, क्योंकि ये है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये वो तोप है जो LAC से LOC के पार बैठे दुश्मनों का चैन छीन लेने वाली है। दुश्मन की एक नापाक हरकत और उसका काम पल भर में तमाम कर देने वाली। भारतीय सेना अपनी तोपखाने की ताकत को धार देने में जुटी है। उसी का नतीजा है कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की 7,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। इस सौदे के तहत कुल 307 तोपें और 327 गन टोइंग वाहन खरीदे जाएंगे। इन्हें पाकिस्तान सीमा और चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना को सामरिक बढ़त मिल सके। ATAGS के तैनाती से भारतीय सेना को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही में पुरानी 105 mm और 130 mm की तोपों को भी बदला जाएगा।
क्योंकि ATAGS स्वदेश में बनी पहली हॉवित्जर तोप है जिसे DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। ATAGS तोप की कैनन 155 mm की है और 52 कैलिबर की लंबी बैरल लगी है, जिससे ये 45 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यही नहीं, इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी ATAGS में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। ATAGS तोप का हल्का वजन इसकी असली ताकत है, जिससे न सिर्फ इसके मूवमेंट में आसानी होती है बल्कि दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में ये देसी बोफोर्स सटीक फायर करने की ताकत रखती है। शिवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपनी सैन्य तैयारियों को परखने के लिए इस वक्त 2 जरूरी युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। एक सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाएं कर रही हैं, जबकि दूसरा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाएं कर रही हैं इस वक्त। ताबड़तोड़ बरसती गोलियां, मोर्चा संभालते जवान और फिर पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें भारत और किर्गिस्तान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास खंजर की है, जिसका 12वां एडिशन इस वक्त किर्गिस्तान की सरजमी पर आयोजित किया जा रहा है। दस मार्च से चल रही इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि किर्गिस्तान की ओर से स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान दोनों ही सेनाओं के जवान ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध, स्नाइपिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन, माउंटेन क्राफ्ट और आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी तैयारियों को हर कसौटी पर परख रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्धाभ्यास के दौरान ये सैनिक आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर भी खास जोर दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को भी साझा कर रहे हैं, ताकि किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। खंजर नाम की ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित की जाती है, जिसका पिछला एडिशन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ था और इस बार किर्गिस्तान में दोनों देशों की सेनाएं 14 दिनों तक अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही हैं। किर्गिस्तान में चल रही इस एक्सरसाइज में भारत के जाबाज किर्गिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में कैसे आतंकवादी हों या फिर दुश्मन उन पर भारी पड़ना है, इस बात का उदाहरण दे रहे हैं और कैसे भारत और किर्गिस्तान न सिर्फ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है बल्कि युद्ध के मैदान में अगर कभी जरूरत पड़े तो मिलकर कैसे दुश्मन पर हावी होंगे, इसकी भी यहाँ पर एक झलक देखने को मिल रही है। भारतीय थल सेना की तरह ही नौसेना भी अपनी तैयारियों को परखने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर वरुण युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल है, जबकि फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है। लड़ाकू विमान MiG-29 के और राफेल M के अलावा डिस्ट्रॉयर जहाज, फ्रिगेट्स और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी इस वरुण युद्धाभ्यास का हिस्सा है, जो समंदर की गहराई से लेकर आसमान की अनंत ऊंचाई तक अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वो बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसके जरिए भारत और फ्रांस की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हैं। इसका मतलब ये कि जो फ्रांस की नौसेना के सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल हैं वो भारत को सीखने को मिल रहे हैं, वहीं भारत के युद्ध कौशल को फ्रांस की नौसेना सीख रही है। इतना ही नहीं, INS विक्रांत और चार्ल्स डे गॉल के साथ भारतीय नौसेना MiG-29K के साथ इसमें हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद ही समुद्री सहयोग, तालमेल और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इसीलिए वरुण युद्धाभ्यास 2001 से लगातार दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर कर रही हैं, जिसका ये 23वां एडिशन है।
19 तारीख से शुरू हुआ वरुण युद्धाभ्यास 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें भविष्य के युद्ध के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं कितनी तैयार हैं, इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को और धार दिया जा सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हमारे जवानों की पेट्रोलिंग की वो तस्वीर दिखाते हैं जो बता रही हैं कि किन हालात में हमारे जवान सरहद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं। वहां के भद्रावह इलाके में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर के बीच जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। हाथों में हथियार, सीने में देश सेवा का जज्बा लिए ये जवान बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते दिखे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फ के बीच किस तरीके से जवान गश्त करते हैं, कितने मुश्किल हालात में रहकर वो सरहदों पर सुरक्षा करते हैं, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हर किसी को इन जवानों के ऊपर गर्व करने का हर बार मौका देती हैं। देखिए दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला एलिवेटेड रोड बननी शुरू हो गई है। गुरुवार को भूमि पूजन कर इसका शुभारंभ किया गया। करीब 800 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस एलिवेटेड रोड से दिल्ली और नोएडा के बीच में कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ेगी, साथ ही लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाना अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया। गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 14A में भूमि पूजन के साथ इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। इस मौके पर प्राधिकरण के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से न सिर्फ नोएडा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि जाम से भी छुटकारा मिलेगा। ये एलिवेटेड रोड 6 किलोमीटर लंबा होगा, जो चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक बनेगा। एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए 6 जगह लूप बनाए जाएंगे। इसकी लागत 800 करोड़ रुपए होगी। चिल्ला एलिवेटेड रोड के बनने से नोएडा और दिल्ली के बीच सफर आसान हो जाएगा। वहीं दिल्ली के मयूर विहार और अक्षरधाम से आने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड से नोएडा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लाखों यात्रियों का समय बचेगा। इस एलिवेटेड रोड के बनने से 10 लाख वाहनों को फायदा होगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 6 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। चिल्ला रेगुलेटर से लेकर हमारा महामाया तक है। दिल्ली से जितनी भी ट्रैफिक आ रहे हैं, हमारा 14A के सामने जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, उस ट्रैफिक इश्यूज़ को ये सॉल्व करेगा। तो ये मयूर विहार के पीछे जितने भी ट्रैफिक है वो सारा टैप करेगा और महामाया में जाकर ये लैंड होगा। टोटल 787 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 3 साल में ये प्रोजेक्ट बनना है। तो ये प्रोजेक्ट बनने से काफ़ी इस साइड का ट्रैफिक इश्यू सॉल्व हो जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास सीएम योगी ने साल 2019 में किया था और इस पर काम शुरू भी हो गया था। बाद में कोरोना काल में इस पर काम लगभग ठप हो गया, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक ये एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगा। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सिर्फ यमुना नहीं बह रही, यमुना के पानी के साथ बह रहे हैं नाले, गंदगी, बीमारी। यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब यमुना को साफ करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन यमुना को साफ करने के लिए ये इंतजाम नाकाफी हैं, क्योंकि इसके पीछे है दिल्ली और उससे सटे इलाकों में चल रहे ऐसे उद्योग जिनका कचरा यमुना के पानी को दागदार बना रहा है। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि राजधानी की तरक्की में सहायक भी है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते हुए ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक है यमुना में गिरने वाला बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी।
केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी अवैध डाइंग यूनिट यमुना को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, उसे और ज्यादा मैला और खतरनाक बना रही है। डाइंग यूनिट को लेकर नियम ये है कि किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं हो सकती और इनके फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी गली मोहल्लों में रिहायशी इलाकों के बीच ये डाइंग यूनिट चल रही हैं और इनका केमिकल वाला रंगीन पानी फैक्ट्री से निकलकर सीधा नाली और फिर नाली के जरिए नालों में पहुँच रहा है। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। नियम ये कहता है कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से डाइंग यूनिट्स को नहीं ऑपरेट कर सकते। और पानी देखिए आप, जो उसका वेस्ट वाटर है, किस तरह से कितनी लापरवाही से निस्तारित किया जा रहा है। नीचे आप इनकी नालियाँ देखेंगे तो पूरे वो नीले रंग के पानी से रंगी हुई हैं और वही गंदगी आपको यहाँ पर बाहर भी दिखाई पड़ जाएगी। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इनका ये वेस्ट वाटर जो कि कलर्ड वाटर है, ये इन्हीं नालियों से होते हुए फिर नाले में जाता है जिसमें तमाम सारा केमिकल होता है। वो केमिकल जो पानी को नुकसान पहुंचाता है और फिर उन्हीं नालों से होते हुए ये केमिकल पहुंच जाता है यमुना में। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले ये रंगीन गंदा पानी उन सभी जहरीले केमिकल से लैस हैं जो यमुना के दामन पर गंदे पानी का दाग लगा रहे हैं। यमुना में मिलने वाला ये पानी इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। मेन जो इनके कलर्स होते हैं सल्फर के कलर्स होते हैं इसके अंदर KMNO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसके अंदर जो सल्फर के इनके कलर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम उसके अंदर काफ़ी होता है, उसके अंदर आर्सेनिक होता है, उसमें लेड और मरकरी होता है। तो हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इन उद्योगों के ऊपर लगाम लगाई जाए जिससे कि हैवी मेटल्स यमुना में आने से रुक सके। ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा है। इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले पानी को उस ड्रेन में डाला जा रहा है जो यमुना में गिरता है। पूरे इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। जो डाइंग यूनिट्स हैं, अगर उनको ठीक से बंद किया जाए, MCD यहाँ पर आती है कई बार रेड मारने के लिए, बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों की मिलीभगत होती है, कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, इसके बाद यूनिट फिर से काम करना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसी यूनिट पर MCD के ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब सरकार को ये देखना है कि वो कैसे इन इल्लीगल डाइंग यूनिट्स को बंद करती हैं ताकि यमुना को थोड़ी और राहत मिल पाए। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो इसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं एडवेंचर गेम्स की। उत्तराखंड की मशहूर बर्फीली वादी औली में 2 दिवसीय हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। औली के विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी स्की स्लोप पर आयोजित इस चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों से आए कई युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन नन्हे खिलाड़ियों में खूब उत्साह भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड की बर्फीली वादी में रोमांच और रफ्तार का खेल शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों ने पैरों में स्की बांध लिए हैं, दोनों हाथों में पोल पकड़ ली है और बाधाओं को पार करते हुए बर्फीले स्लोप पर दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में खिलाड़ियों का जमघट लगा है। यहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल हो या अरुणाचल, कश्मीर हो या फिर खुद उत्तराखंड, हर प्रदेश के खिलाड़ी औली की बर्फीली ढलान में स्कीइंग का हुनर दिखा रहे हैं। इस स्कीइंग स्लोप पर सरपट सैर लगाते इन खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दिन की प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण छोटे छोटे एथलीट रहे, जहां अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 वर्ग के स्कीइंग इवेंट्स आयोजित हुए। यहाँ पर जो नेशनल लेवल में पिछले 3 साल से चिल्ड्रन, सब जूनियर और जूनियर इनके लिए प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमारा मेन फोकस था इस बार सब जूनियर और जूनियर के ऊपर
और अभी हम लोगों का आज यहाँ पर चिल्ड्रन और सब जूनियर के इवेंट हो चुके हैं। बाकी कल आपका जूनियर लेवल का और जो यहाँ का जो इस बार का मेन एक्साइटिंग है यहाँ पर हिमालयन कप, वो होगा कल। जो दो इवेंट आने वाले 2 इवेंट है। आज अंडर 18 वर्ग में और ओपन 18 कैटेगरी में हिमालयन कप स्कीइंग इवेंट्स का भी आयोजन होना है। इसमें काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छी है और अभी फर्स्ट रन हो चुका है और कल भी काफ़ी कंपटीशन है, तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और रन लेने में भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रोक भी अच्छे है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है एसोसिएशन ने और इसकी भी हमें फ्री में दी है। औली का नजारा इन दिनों देखते ही बन रहा है। पूरा इलाका बर्फ से लकदक है। 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर ने औली के चप्पे चप्पे को बर्फ से ढक दिया है। भारी बर्फबारी के यही हालात और मौसम स्कीइंग के लिए सबसे मुफीद होता है। बर्फीली चादर पर रफ्तार और रोमांच के इस मुकाबले में इन बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं कि काम तमाम। स्कीइंग का ये मुकाबला कुछ ऐसा ही है। बला के तेजी से घुमावदार ट्रैक पर बैलेंस को बनाए रखना अच्छे बाजीगरों को भी चकमा दे सकता है। लेकिन इस सब के बीच ये नन्हे स्कीयर अपने हुनर से सबको दांते तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहे हैं। कमल नैन सिलोड़ी, औली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज यानी 21 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर्स के लिए पहला विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया। इसलिए आज पहला विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल का उद्देश्य जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियर्स, बर्फ और बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना और जल संकट। इसीलिए अब ग्लेशियर्स के संरक्षण की बात हो रही है। देखिए, दुनिया भर में कई ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघलते जा रहे हैं। दरअसल इस घटना के मूल में मानवीय गतिविधियां हैं। चलिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह आखिर क्या है। देखिए इन ग्राफिक्स के जरिए। औद्योगिकीकरण के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ध्रुवीय इलाकों में तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की दर भी बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लेशियर्स के पिघलने की बड़ी वजह मानी जाती है। हिमालय के ग्लेशियर साल 2010 के बाद से 65% तेजी के साथ पिघलते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि साल 2100 तक हिमालय के 75% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। 2000 से 2019 के बीच में ग्लेशियर ने हर साल करीब 267 गीगाटन बर्फ खो दी है, जो लगभग गीजा के 46,500 महान पिरामिड के द्रव्यमान के बराबर है। आर्कटिक की सबसे पुरानी सबसे मोटी बर्फ का 95% हिस्सा पहले ही पिघल चुका है। अगर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो ग्लेशियर 2100 तक 30% से 50% की तेजी से पिघल जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जल संकट और बाढ़ का खतरा भी काफी हद तक बढ़ सकता है। अब देखिए, कुल मिलाकर ग्लेशियर का पिघलना एक गंभीर समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आज का दिन पहले विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में ग्लेशियर के संरक्षण को समर्पित किया गया है। चलिए अब आपको ले चलते हैं वृंदावन, जहां होली के उत्सव के तुरंत बाद रंगनाथ मंदिर का 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ब्रह्मोत्सव के बारे में कहा जाता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कैसी है इस ब्रह्मोत्सव की रौनक, रिपोर्ट देखिए। वृंदावन में इन दिनों भगवान रंगनाथ की भव्य शोभा यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। मौका है यहाँ हर साल मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव का, जहाँ भगवान नारायण के स्वरूप रंगनाथ जी पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में श्री रंग मंदिर के श्री ब्रह्मोत्सव के चतुर्थ दिवस की प्रातःकालीन सवारी में भगवान श्री गोदा रंगमन्नार चांदी से निर्मित श्री शेषनाग जी पर विराजते हुए सभी भक्तों को दर्शन दिए। भगवान नारायण की ये भव्य सवारी जहां जहां से निकल रही है, माहौल भगवान रंगनाथ के जयकारे से गूंज उठा। ब्रह्मोत्सव के दौरान पूजा पाठ के बाद भगवान रथ पर सवार होकर रंगनाथ मंदिर से बड़े बागीचा पहुंचे। भगवान नगर भ्रमण पर निकले तो भक्तों के जयकारे से पूरा माहौल गूंज उठा। आज
2025 ब्रह्मोत्सव रंगमंजी मंदिर में जो उत्सव हो रहा है ब्रह्मोत्सव, उसका आज चौथा दिन है और भगवान आदिशेष में पधार रहे हैं। आदिशेष भगवान के एक पार्षद हैं, जैसे गरुड़ जी हुए, जैसे जय विजय हुए, वैसे ही आदिशेष है। आज भगवान की सवारी आदिशेष पर है। ब्रह्मोत्सव में ये जो 2 दिन होते हैं, कल जो गरुड़वाहन था और आज जो शेषवाहन है, दोनों दिन भगवान के लिए चांदी का छत्र चढ़ता है। जो यहाँ से सामने आप जो देख रहे हैं, सामने के 2 चांदी के छत्र चढ़े हैं और भगवान यहाँ से अब जो है बड़े बगीचा पधारेंगे। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके फिर वापस मंदिर में। मंदिर से बड़े बागीचा तक निकाली गई इस शोभा यात्रा को देखने के लिए वृंदावन की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। सुबह की राजसी ठाठ वाली शोभा यात्रा के बाद रात में आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला, जहां देर शाम की सवारी में भगवान श्री रंगनाथ ने अपने प्रिय भक्त शिरोमणि संकट मोचन हनुमान जी महाराज के कंधों पर विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देने निकले। सवारी के बड़े बागीचा मैदान में पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखकर भक्त रोमांचित हो उठे। इसे छोटी आतिशबाजी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी महाराज की सवारी पर विराजमान होकर के रंगनाथ भगवान लंका विजय में उनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए उन्हीं पर सवारी करके आज भगवान के उत्सव में छोटी आतिशबाजी की जाती है, जिसका अंतिम जो क्रम होता है वो लंका विजय के स्वरूप में बड़े जोर से पटाखे दगा करके मनाए जाते हैं। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव 10 दिनों तक चलेगा और इन 10 दिनों के दौरान भगवान के कई अनुष्ठान किए जाएंगे और हर दिन भगवान अपने सोने चांदी के बने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, ताकि भक्त अपने भगवान के दिव्य दर्शन कर सकें। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी के इस मौसम में आम की बहार आने वाली है। कुछ ही दिन के बाद बाजार में अलग अलग तरह के आम मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले देवगढ़ के हापुस आम की प्रामाणिकता को बचाने के लिए विशेष फैसला लिया गया है। देवगढ़ के हापुस या अल्फांसो आम पर UID स्टिकर लगेगा, जिससे उसकी ओरिजिनलिटी कैसी है वो पता चल जाएगा। गर्मी का मौसम आते ही जिस फल का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो आम ही है। अलग अलग तरह के रसीले आम बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। मालदा हो, चौसा हो, लंगड़ा हो या फिर हो दशहरी आम, हर तरह का आम लोगों को खूब पसंद आता है। इन्हीं में से एक आम है देवगढ़ का अल्फांसो यानी हापुस आम, जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। हालांकि अक्सर पहचान न होने की वजह से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवघर हापुस आम की प्रामाणिकता की सुरक्षा की जा सकेगी। मतलब ये कि अब देवगढ़ अल्फांसो या देवगढ़ हापुस आम पर एक TPCL स्टिकर होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आम असल में देवगढ़ का अल्फांसो या हापुस आम है। देवगढ़ तालुका मैंगो ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इस UID सील प्रणाली को शुरू किया है। तो अभी ये आम का सीजन शुरू हुआ है और आम के सीजन में बड़े बड़े शहरों में सभी जगह देवगढ़ आम के बोर्ड्स लगते हैं। इतने सालों में जो देवगढ़ हापुस ने अपना नाम कमाया हुआ है, ये मार्केट में क्या हो रहा है, अभी कोई भी उठ रहा है, कौन सा भी आम देवगढ़ के नाम पे बेच रहा है। तो कस्टमर की जो ये जालसाजी हो रही है कस्टमर के साथ, जो उसकी चीटिंग हो रही है, ये उसको रोकने के लिए ये देवगढ़ तालुका आम उत्पादक सहकारी संस्था ने ये UID प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। इसमें हर देवगढ़ में जो जेन्युइन शेतकरी है उसको ये कोड इशू हो रहे हैं। हर आम के लिए अलग कोड आता है। इस पहल का उद्देश्य नकली आमों की बिक्री पर अंकुश लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को केवल प्रमाणित देवगढ़ अल्फांसो आम ही मिले। ये ऐसी किस्म के आम हैं जिसने 1 सदी से भी अधिक समय से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ तालुका में उगाए जाने वाले हापुस आम अपनी सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जो बाजार में प्रीमियम कीमत पर बिकते हैं। ये रजिस्टर्ड अभी तक कुछ 600 के आसपास फार्मर्स रजिस्टर्ड है। उसमें 308 फार्मर्स को अभी ये कोड इशू हो चुके हैं। बाकी लोगों का भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, लोग फार्मर्स उसका लेंगे। लेकिन अक्सर ग्राहक धोखा खा जाते हैं। उनके लिए असली देवगढ़ हापुस आम कौन सा है, ये पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अब देवगढ़ आमों पर UID कोड लागू किया जा रहा है। आम व्यापारियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे न केवल किसानों और UID बनाने वाली कंपनियों का फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी असली देवगढ़ आम मिलेगा। श्री कृष्ण पांचाल, पुणे, गुड न्यूज टुडे।